22 मई 2010 की सुबह एयर इंडिया एक्सप्रेस फ्लाइट A12 मैंगलोर इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर लैंड करती है, लेकिन टचडाउन करते ही फ्लाइट की स्पीड कम होने के बजाय बढ़ने लगती है। देखते ही देखते रनवे खत्म हो जाता है और ये जहाज सीधा खाई में जा गिरता है, जिससे इतना बड़ा धमाका होता है कि जहाज 2 टुकड़ों में टूट जाता है। इसमें सवार 158 यात्रियों की जान चली जाती है और पूरे देश में सन्नाटा छा जाता है। मगर यह हादसा हुआ कैसे? इसमें किसकी गलती थी और कैसे एक छोटी सी लापरवाही भी सुहाने हवाई सफर को दर्दनाक हादसे में बदल सकती है? चलिए जानते हैं इस रोंगटे खड़े कर देने वाली केस स्टडी में। 22 मई 2010 की शाम एयर इंडिया की एक्सप्रेस फ्लाइट 812 दुबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट से भारत के मैंगलोर इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर आने की तैयारियां कर रही थी। मेंटेनेंस क्रू फ्लाइट का रेगुलर इंस्पेक्शन करके फ्यूल भर देता है और इसमें 160 पैसेंजर्स के साथ 4 क्रू मेंबर्स सवार हो जाते हैं। इस फ्लाइट के कैप्टन थे सर्बियाई पायलट ज़्लाटको ग्लुसिका, जिन्हें 10,000 घंटे का फ्लाइट एक्सपीरियंस था। वहीं फर्स्ट ऑफिसर थे हरबिंदर आहलूवालिया, जिन्होंने 3620 घंटे की फ्लाइट उड़ाई थी। आपको बता दें कि मैंगलोर एयरपोर्ट एक पहाड़ी पर बना है। इसके 2 रनवे हैं जो उठी हुई फ्लाइट सरफेस पर बने हुए हैं, जिन्हें देखने में ऐसा लगता है मानो किसी टेबल की सतह पर रनवे बने हुए हों। इसी के चलते ऐसे रनवे को टेबल टॉप रनवे कहा जाता है। ऐसे रनवेज के दोनों सिरों पर फ्लैट लैंड नहीं होती, यानी अगर प्लेन रनवे से आगे गया तो सीधा खाई में जा गिरेगा। वहीं ऐसे रनवेज की लेंथ भी काफी कम होती है। जैसे कि फ्लाइट A12 को जिस रनवे 24 पर लैंड करना था, उसकी लंबाई सिर्फ 2400 मीटर्स थी और ये एक रेगुलर फ्लाइट थी जो रोजाना दुबई से मैंगलोर और मैंगलोर से दुबई के राउंड ट्रिप्स करती थी। इसके लिए स्पेशली बोइंग 737-800 NG एयरक्राफ्ट चुना गया था, जो कि शॉर्टर रनवेज के लिए बेस्ट माना जाता है। फ्लाइट एक्सप्रेस 812 उस रात करीब 1:06 दुबई टाइम पर उड़ान भरती है। अब इसे 3.5 घंटे का सफर तय करके मैंगलोर पहुंचना था। सब कुछ बिल्कुल सही चल रहा था, लेकिन अगले 1.5 से 2 घंटे तक कैप्टन और फर्स्ट ऑफिसर के बीच में बिल्कुल भी बातचीत नहीं होती, क्योंकि टेक ऑफ करते ही फ्लाइट की जिम्मेदारी फर्स्ट ऑफिसर को देकर कप्तान साहब गहरी नींद में सो गए थे, जिसकी वजह से फ्लाइट कंट्रोल करने के साथ सभी रेडियो कॉल्स भी फर्स्ट ऑफिसर हरबिंदर को ही अटेंड करनी पड़ती है। इसी तरह करीब सुबह के 5:30 बजे लोकल इंडियन टाइम पर फ्लाइट अपने सिग्मा पॉइंट पर पहुंच जाती है, जहां मैंगलोर ATC से फर्स्ट ऑफिसर को ILS DME ARC अप्रोच से लैंडिंग करने की सलाह देती है, क्योंकि उस दिन मैंगलोर एयरपोर्ट की रडार टेक्नोलॉजी काम नहीं कर रही थी। दरअसल आमतौर पर एयरपोर्ट से 240 किलोमीटर दूर से फ्लाइट अपना डिस्टेंस शुरू कर देती है, यानी धीरे धीरे ऊंचाई कम करती जाती है। लेकिन उस रोज रडार की खराबी के चलते 148 किलोमीटर की दूरी से फ्लाइट नीचे उतरना शुरू होती है। इसका मतलब था फ्लाइट को सामान्य से ज्यादा तेजी से नीचे की ओर मोड़ना, ताकि वो ठीक समय पर रनवे पर पहुंच जाए। ऐसे में ILS DME ARC अप्रोच का इस्तेमाल करके इसे आसानी से किया जा सकता था। मगर यह अप्रोच होता क्या है? तो आपको बता दें कि ILS का मतलब होता है इंस्ट्रूमेंटल लैंडिंग सिस्टम, जो रेडियो सिग्नल्स का इस्तेमाल करके प्लेन को रनवे की तरफ एक सटीक गाइडेंस प्रदान करता है, ताकि वो अपने गाइड स्लोप का परफेक्ट एंगल पकड़कर रनवे पर लैंडिंग करा सके। अब देखिए, अगर ग्लाइड स्लोप का एंगल ज्यादा होगा तो फ्लाइट रनवे के स्टार्टिंग पॉइंट से दूर लैंड करेगी, जिससे उसके पास ब्रेकिंग के लिए काफी कम समय बचेगा। और अगर एंगल कम होगा, यानी फ्लाइट जरूरत से ज्यादा नीचे रहकर रनवे के पास आएगी, तो शायद वो रनवे के पहले ही टचडाउन करके क्रैश कर सकती है। ऐसे में ILS एक ऐसी मॉडर्न टेक्निक है जिसका इस्तेमाल हर फ्लाइट में किया जाता है। इसके बाद DME यानी डिस्टेंस मेजरिंग इक्विपमेंट, जो पायलट को डिस्टेंस मापने में हेल्प करता है। और लास्ट ARC अप्रोच का मतलब है किसी पॉइंट की तरफ सीधा न जाकर प्लेन को गोल घुमाते हुए आगे बढ़ाना, ताकि प्लेन अपने एल्टीट्यूड और दिशा वगैरह को मेंटेन कर सके। अब फर्स्ट ऑफिसर ATC के सजेशंस को कॉपी कर लेते हैं, लेकिन कैप्टन तो अभी भी घोड़े बेचकर सो रहे थे। लेकिन मैंगलोर जैसे किसी भी टेबल टॉप एयरपोर्ट पर लैंड करने की जिम्मेदारी कैप्टन की होती है, क्योंकि ये काफी रिस्की होता है। और 22 मई की एक्सप्रेस फ्लाइट 512 के कैप्टन ज़्लाटको ग्लुसिका भी मंगलवार में 16 बार सक्सेसफुल लैंडिंग कर चुके थे, जबकि फर्स्ट ऑफिसर हरबिंदर आहलूवालिया के पास यहाँ लैंडिंग करने का एक्सपीरियंस ही नहीं था। हालांकि वो 67 फ्लाइट्स में को पायलट जरूर रह चुके थे, लेकिन इतना काफी नहीं था। इतने में सुबह के 5:45 बज जाते हैं। इस वक्त फ्लाइट एयरपोर्ट से 70 मील की दूरी पर होती है। ये वही पॉइंट था जब लैंडिंग से 25 मिनट पहले कैप्टन की आंख खुलती है और फर्स्ट ऑफिसर उन्हें एयरपोर्ट वेदर, ATC की अप्रोच वाली सलाह और रडार कम ना करने की अपडेट देता है। और यहीं पर ATC द्वारा पायलट को फ्लाइट की ऊंचाई
7000 फीट तक कम करने का निर्देश दिया जाता है। तभी पायलट फ्लाइट के लैंडिंग गियर खोलते हुए और स्पीड ब्रेक्स को एक्सटेंड करके इस एल्टीट्यूड को तेजी से कम करने की कोशिश करते हैं। सुबह के 6:03 पर कैप्टन लैंडिंग प्रोसेस की सभी चेकलिस्ट को कंप्लीट करके प्लेन को लैंड कराने के लिए रनवे की तरफ बढ़ा देते हैं। इस समय प्लेन की ऊंचाई 2500 फीट और रनवे से डिस्टेंस सिर्फ 2.5 नॉटिकल माइल्स होता है। तभी फर्स्ट ऑफिसर चिल्लाते हुए कहता है कि ये ऊंचाई काफी ज्यादा है और रनवे ठीक सामने है, जो सुनकर कैप्टन बोलते हैं ओ माय गॉड, और सभी ऑटो पायलट फीचर्स बंद करके प्लेन का कंट्रोल अपने हाथ में ले लेते हैं। फिर प्लेन की नाक को नीचे करते हुए तेजी से एल्टीट्यूड कम करने की कोशिश करते हैं। तभी फर्स्ट ऑफिसर चिल्लाने लगते हैं कि ARC अप्रोच लीजिए, गो अराउंड कीजिए, लेकिन कैप्टन कोई जवाब नहीं देते। तभी फर्स्ट ऑफिसर हरविंदर फिर से कहते हैं गो अराउंड, मगर कैप्टन फ्लाइट को 4000 फीट पर मिनट की स्पीड से नीचे करने लगते हैं, जो काफी ज्यादा थी, जिससे प्लेन अनस्टेबल हो जाता है। तभी फ्लाइट के GPS यानी ग्राउंड प्रॉक्सिमिटी वार्निंग सिस्टम से भी इमरजेंसी अलार्म बजने लगता है। इसी के साथ फर्स्ट ऑफिसर हरविंदर तीसरी बार गो अराउंड यानी चक्कर लगाने के लिए कहते हैं, लेकिन अब कैप्टन ज़्लाट को ग्लूसिका किसी भी तरह से लैंडिंग करना चाहते थे, मगर फिर कुछ ऐसा होता है जिसे देखकर हर देशवासी की रूह कांप गई थी। दरअसल एल्टीट्यूड ज्यादा होने की वजह से फ्लाइट ग्लाइड स्लोप से बाहर निकल जाती है और लैंडिंग थ्रेशोल्ड यानी वो जगह जहां फ्लाइट को रनवे टच करना था उससे काफी आगे निकल जाती है और आखिरकार प्लेन रनवे के स्टार्टिंग पॉइंट से करीब 5200 फीट यानी 1600 मीटर दूर टचडाउन करता है। यानी 2400 मीटर के रनवे का 66% हिस्सा तो पीछे ही छूट गया था। तभी कैप्टन ब्रेक लगाने की कोशिश करते हैं, लेकिन जरूरत जितनी स्पीड कम नहीं हो पाती। टचडाउन के 6 सेकंड्स में ही कैप्टन फिर से स्पीड गियर को आगे करते हुए फ्लाइट की स्पीड बढ़ा देते हैं। जी हाँ, क्योंकि वो समझ चुके थे कि हम सही समय पर ब्रेक नहीं लगा पाएंगे, इसलिए वो फिर से टेक ऑफ करने की कोशिश कर रहे थे। लेकिन अब फ्लाइट की स्पीड कम हो चुकी थी और रनवे खत्म होने की कगार पर था, इसलिए प्लेन टेक ऑफ नहीं कर पाता और देखते ही देखते रनवे खत्म हो जाता है। फिर इसके रास्ते में 60 मीटर की एक स्ट्रिप और 90 मीटर का एक सेफ्टी एरिया भी आता है, लेकिन उन सभी को पार करते हुए ये प्लेन एक गहरी खाई में गिरकर क्रैश हो जाता है और प्लेन के 2 टुकड़े हो जाते हैं। ये धमाका इतना बड़ा था कि इसे सुनकर आसपास के गांव वाले वहां पैसेंजर्स को रेस्क्यू करने के लिए पहुंच जाते हैं और कुछ ही मिनटों में रेस्क्यू टीम भी 15 फायर ट्रक्स, 20 एम्बुलेंस और 100 वर्कर्स के साथ मौके पर पहुंचती है और रेस्क्यू मिशन शुरू होता है। मगर इस हादसे में 158 यात्रियों की मौत हो जाती है और पूरे देश में मातम छा जाता है, जबकि प्लेन में सवार 8 लोग मौत को मात देने में कामयाब हो जाते हैं, लेकिन उन्हें भी काफी गहरी चोटें आती है। अगले 3 दिन में फ्लाइट का CVR यानी कॉकपिट वॉइस रिकॉर्डर और FDR यानी फ्लाइट डेटा रिकॉर्डर रिकवर किया जाता है, जिसकी मदद से इन्वेस्टिगेशन टीम को ये पता चलता है कि कैप्टन काफी देर फ्लाइट में खर्राटे ले रहे थे और सिर्फ आखिरी के 25 मिनट जागे थे। हालांकि उन्हें टेक ऑफ से पहले प्रॉपर रेस्ट पीरियड भी मिला था और कैप्टन की वजह से ही फर्स्ट ऑफिसर को भी थकान महसूस हो रही थी। वहीं काफी टाइम बचने की वजह से कैप्टन और फर्स्ट ऑफिसर में प्रॉपर कम्युनिकेशन भी नहीं हो पाया और आखिर में हड़बड़ी में कैप्टन ने फर्स्ट ऑफिसर की गो अराउंड की सलाह को नहीं माना। इसलिए इस हादसे की वजह कैप्टन ज़्लाट को ग्लूसिका की गलतियों को माना जाता है। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको एयर इंडिया फ्लाइट 812 की ये डिटेल्ड केस स्टडी पसंद आई हो तो लाइक और शेयर जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन प्रेस करें, जिससे ऐसी ही डिटेल्ड केस स्टडीज आपको मिलती रहे। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। टेक केयर।